बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपको एक बहुत ही अहम बीमारी के बारे में बताना चाहूँगी जो बहुत कॉमन है और उसको कहते हैं इंग्लिश में एस्थमा और उर्दू में दमा। ठीक है, मैं इसलिए इस टॉपिक के बारे में बात करना चाह रही हूँ क्योंकि मैं पेशेंट देखती हूँ बहुत ज़्यादा, और मैं ये देखती हूँ कि एस्थमा बिल्कुल सही मैनेज नहीं हुआ होता, पेशेंट की बहुत बुरी हालत होती है अक्सर जो मेरे पास आते हैं। और जब मैं उनसे सालों से उनको एस्थमा होता है लेकिन वो इन्हेलर्स इस तरह से इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि उनको बिल्कुल कुछ पता ही नहीं होता कि कब, या तो एक्सप्लेन नहीं किया होता डॉक्टर ने या डॉक्टर ने बताया होता है लेकिन पेशेंट सही से उसको फॉलो नहीं कर पाते। तो मैं ये समझ रही हूँ कि मुझे ये चीज़ बतानी चाहिए। उससे पहले मैं एक बात ये कहूँगी कि एस्थमा को पता नहीं क्यों हमारे माशरे में एक स्टिग्मा के तौर पे लिया जाता है, यानी कि अगर किसी को अगर एस्थमा है तो वो उसको कबूल करने को तैयार नहीं होता कि उसे एस्थमा है। अब अगर आप डिनायली में रहेंगे तो फिर ज़ाहिरी बात है कि ट्रीटमेंट के लिए तो आप अप्रोच ही नहीं करेंगे। और दूसरी चीज़, हमारे मुल्क के लोगों में एक मैंने ये चीज़ देखी है कि वो बिल्कुल इन्हेलर से तो इतना घबराते हैं इन्हेलर लेने से, जिसको आम ज़बान में हम लोग पंप कहते हैं। होता वो इन्हेलर है लेकिन इन्हेलर से भी पेशेंट्स बहुत घबरा जाते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहब बस इन्हेलर हम नहीं ले लेंगे। कुछ लोग तो बिल्कुल ही कहते हैं हम लेंगे ही नहीं, कोई और दवा दे दें लेकिन हम इन्हेलर नहीं लेंगे। तो मेरा बताने का ये मकसद है कि सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि एस्थमा है क्या। मुख्तसर अल्फाज में मैं सिर्फ ये बता सकती हूँ कि एस्थमा जो है हमारे लंग्स की एक बीमारी है जिसमें जो हमारे सांस की नालियाँ हैं, जिनको हम एयरवेज कहते हैं इंग्लिश में या ब्रोंकाई, वो किसी वजह से यकलख्त सिकुड़ जाते हैं बिल्कुल, यानी कि बंद होने लगते हैं। और बंद होने की वजह मैं अभी आपको बता दूंगी। बंद होने लगते हैं तो उससे ज़ाहिर है ऑक्सीजन अंदर नहीं जाती और सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। जो हम इन्हेलर में दवा देते हैं जो फौरी तौर पे उसका ये काम होता है कि वो उन सांस की नालियों को जो सिकुड़ रही हैं वो उसको खोल दें। ठीक है, इतनी सी बात है, उसमें ये दवा होती है तो वो फ़ौरन असर करती है और फ़ौरन जो है आराम आ जाता है। अब पेशेंट को वो ये समझते हैं, पेशेंट्स बाज़ मुझे कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारी आदत ना पड़ जाए। अब देखें, ये कोई ऐसी दवा थोड़ी है, आदत तो आपको डालनी पड़ेगी अगर ज़रूरत है तो। अब ये कोई ऐसी दवा नहीं है कि अल्लाह ना करे कोकेन, हीरोइन या बेंजोडाइज़ेपिन जो हम नींद की दवाइयों में देते हैं, इस तरह की कोई चीज़ नहीं है जिसमें डिपेंडेंसी का ख़तरा हो। तो ये तो कभी अगर हमें स्टेप डाउन थेरेपी करें तो हम वो बंद भी कर सकते हैं और कम डोज पे भी ला सकते हैं उस पंप को। तो पहले तो आप ये समझ लें कि एस्थमा एकदम से जो सांस की नाली सिकुड़ जाती है उसकी वजह से बंद हो जाती है। एक तो वो वजह है। उसके ट्रिगर्स होते हैं। ट्रिगर्स क्या हैं? कुछ लोगों में ये टेंडेंसी होती है कि उनकी एयरवेज की इतनी हाइपर सेंसिटिव वॉल्स हैं कि वो कुछ एलर्जन जिनको हम कहते हैं, मतलब ये कि पॉलन ग्रेन्स हो गए या कैट या डॉग का फर हो गया या कालीन के डस्ट माइट हो गए या फिर कॉकरोचेस या फिर परिंदों के फैदर्स, कोई भी चीज़ इस तरह की होगी, या फिर कोल्ड एयर, फॉग, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस या फ्यूम्स, पेंट के फ्यूम्स, गैसेस के फ्यूम्स जैसे सल्फ़र डाइऑक्साइड है, एयर पोल्यूशन। अब किस चीज़ से किसको हो रहा है वो अब नहीं बताया जा सकता। जिन लोगों को जेनेटिकली, कुछ लोग होते हैं प्रीडिस्पोज होते हैं, उनकी एयरवे एपिथेलियम हाइपर सेंसिटिव होती है, उनको ये ट्रिगर से अचानक ये अटैक हो सकता है। ठीक है, एक तो वजह ये हो गई। दूसरी वजह क्या है कि उस एयरवे वॉल में इसके अलावा जो चेंजेस हो रहे होते हैं ओवर द ईयर्स, वो ये होते हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर सूजन हो रही होती है उनकी सांस की नालियों में। सूजन की वजह से भी वो बंद होने लगते हैं। ठीक है, तो दो तरह की चीज़ हो गई ना, एक तो एकदम से बंद हो गया और एक आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रहा है। अब उसके लिए ना दो टाइप के इन्हेलर होते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ। एक इन्हेलर जो रेस्क्यू इन्हेलर है, वो फ़ौरन उसका काम ये होता है, जैसे आपने पंप के 2 पफ लिए, वो फ़ौरन एयरवे आपका खोल देगा और आराम आ जाएगा आपको। ठीक है, उसको हम रेस्क्यू इन्हेलर या शॉर्ट एक्टिंग इन्हेलर कहते हैं। वो
वेंटोलिन या सेल्बो के नाम से आप शायद जानते होंगे जिन लोगों को अस्थमा है, तो वो हर वक्त जो है ना आपकी जेब में या पर्स में होना चाहिए, ख़वातीन की और हजरात की जेब में होना चाहिए। कभी आप बाहर निकले किस चीज़ से हो जाएगा आपको नहीं पता, आपको 2 पफ लेने पड़ जाएं, वो ज़रूरत के वक्त लेना होता है। अब अगर किसी का अस्थमा कंट्रोल देखना है तो पेशेंट को ये समझना चाहिए कि अगर उसका अस्थमा सिर्फ इस इन्हेलर से इस तरह कंट्रोल हो जाए कि हफ्ते में 3 दफ़ा से ज़्यादा उसको ये इन्हेलर ना लेना पड़े, तो उसका अस्थमा हम कहेंगे बहुत अच्छा कंट्रोल है। अगर उसको हफ्ते में 3 दफ़ा से ज़्यादा ज़रूरत पड़ी है तो उसका मतलब है उसका अस्थमा कंट्रोल नहीं है और उसको किसी ऐसे इन्हेलर की ज़रूरत है जो दूसरा वाला जो प्रोसेस हो रहा है सांस की नालियों में, यानी कि सांस की नालियाँ मोटी होती जा रही हैं सूजन की वजह से, उसको वो कम करे, वो इन्हेलर उसको कम करे। तो अगर आप डॉक्टर के पास उस वक्त जाएंगे और कहेंगे कि भाई मुझे तो कई दफ़ा इन्हेलर लेना पड़ रहा है, अगर 3 दफ़ा से ज़्यादा एक हफ्ते में लेना पड़ रहा है, तो डॉक्टर आपको दूसरा इन्हेलर प्रोवाइड करेगा, प्रिस्क्राइब करेगा, जिसमें दूसरी एक दवा है जो उस सूजन को होने से रोकती है, लेकिन वो अचानक नहीं रोकती। आहिस्ता आहिस्ता जब आप वो मुस्तकिल रहते रहेंगे तो वो उसकी सूजन को कम करती रहेगी और सांस की नाली इस तरह खुल जाएगी कि आपको वो रेस्क्यू इन्हेलर लेने की ज़रूरत बहुत कम पड़ेगी या बिल्कुल पड़ेगी ही नहीं। ठीक है, हम इसको स्टेप अप थेरेपी कहते हैं। तो पहले हमने आपको वो इन्हेलर दिया जो सिर्फ ज़रूरत के वक्त लेना था, उससे अगर आपको 3 दफ़ा से ज़्यादा लेना पड़ गया, आप फिर डॉक्टर के पास आए, डॉक्टर ने आपको वो वाला इन्हेलर दिया जो बाकायदा आपको लेना है। अब वो कंट्रोलर इन्हेलर है, उससे फौरी आराम आपको नहीं आएगा। वो चाहे आपको सांस हो रहा हो नहीं हो रहा हो, आपको लेना ही लेना है, 2 पफ सुबह 2 पफ रात में, जैसे भी डॉक्टर ने आपको कहा है। और उसके बावजूद अगर बीच में अगर आपको सांस हो जाए तो फिर आप वो रेस्क्यू इन्हेलर ले लें। ठीक है, अब उसका तरीका, अगर आप ये ले रहे हैं और रेस्क्यू इन्हेलर की आपको हफ्ते में 3 दफ़ा से ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी है, इसका मतलब है आपका बहुत अच्छी तरह मैनेज हो रहा है अस्थमा। लेकिन जहाँ आपको 3 दफ़ा से ज़्यादा दोबारा ज़रूरत पड़ जाए, फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर उस वाले इन्हेलर को जो आप मुस्तकिल ले रहे थे उसकी डोज को बढ़ा देगा या उसमें कोई और दवा ऐड कर देगा या ओरल दवा दे देगा। ठीक है, अच्छा, अब हम अस्थमा के कंट्रोल को इस तरह लेते हैं, नंबर 1 कि कम से कम आपको सिम्टम्स हो रहे हो, आपको इन्हेलर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ रही हो। ठीक है, लेना पड़ रहा हो तो बहुत कम, ना लेना पड़ रहा हो तो बहुत ही अच्छा। दूसरे ये है कि बार बार अब आपको इमरजेंसी में नहीं जाना पड़ रहा हो। अब इमरजेंसी में आपको जाना पड़ रहा है, ऑक्सीजन वहाँ पे लग रही है, नेबुलाइजेशन आपकी हो रही है, क्या मतलब ज़िंदगी है ना, मतलब ये तो कितनी लाइफ आपकी हैम्पर्ड होगी। तो इस चीज़ से बचने के लिए अगर आपको साल में बिल्कुल ही नहीं जाना पड़े तो उसका मतलब है कि भाई आपका अस्थमा बहुत अच्छा कंट्रोल है। अगर कई दफ़ा आप जा रहे हैं तो उसका मतलब है बिल्कुल कंट्रोल नहीं, तो डॉक्टर के पास जाइए। अब डॉक्टर ही तो आपको फिर बताएगा ना। और दूसरी चीज़ देखें एक ये है कि एक डॉक्टर आपका होना चाहिए, फैमिली डॉक्टर। ठीक है, जो आप हमेशा जाएँ जो भी प्रॉब्लम हो रही है, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप डॉक्टर ऐसा तलाश करें जिस पे आपको ट्रस्ट हो। जब तक आपको ट्रस्ट नहीं होगा, आपको डॉक्टर नहीं अच्छा लग रहा, उसकी बात समझ में नहीं आ रही, आप भाई दूसरा डॉक्टर देखिए। लेकिन बेहतर ये होता है कि आप एक ही डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर को भी आपकी हिस्ट्री पता है, आपको भी पता है, और फिर अच्छा एक रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है, तो डिज़ीज़ भी आसानी से कंट्रोल हो जाती है। ठीक है, दूसरे मैंने आपको ये बता दिया कि एमरजेंसी में ना जाना पड़े। तीसरे ये है कि अगर आप बार बार वेंटोलिन का इन्हेलर लेंगे, जैसे हफ्ते में 3 दफ़ा, मैं तो पेशेंट से पूछती हूँ, पता चलता है वो कहते हैं दिन में 4 दफ़ा ले रहे हैं। उफ, बताएं ज़रा, हफ्ते में 3 दफ़ा तक की है कि आप ले रहे हो तो चलें अस्थमा कंट्रोल है, दिन में 4 दफ़ा अगर लेंगे उस ड्रग को तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। साइड इफ़ेक्ट्स में ये है कि हाथ काँपने लगते हैं, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, इतनी बुरी हालत हो जाती है, फिर पेशेंट कहता है मैं ये इन्हेलर ही नहीं लूँगा। अब देखें, इसमें ना डॉक्टर का कसूर है ना पेशेंट का। अब ये तो क्योंकि वो एक्सेसिव ले रहा है इसलिए उसको ये साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं। तो हमको इस तरह अस्थमा कंट्रोल करना है, कम से कम लेना पड़े ताकि आपको ड्रग के साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं हो। ठीक है, तो ये चीज़ अगर आप समझ लेंगे कि रेस्क्यू इन्हेलर का क्या काम है, कंट्रोलर इन्हेलर का क्या काम है, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अस्थमा कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो आपको कोई इतनी प्रॉब्लम दे, अगर उसको सही मैनेज कर ली जाए। तीसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि क्योंकि जो लोग हैं जिनको एलर्जीज़ होती हैं वो जेनेटिकली डिटर्मिंड होते हैं, ऐसे लोग जीन्स में उनके होता है,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जिनको एलर्जी है उन सब पेशेंट्स को जो है अस्थमा हो जाएगा। मसलन बहुत सारे लोग होते हैं उनको एक्जिमा होता है, एलर्जिक राइनाइटिस जैसे नाक बहती है, नज़ला हो जाता है, या फिर छींकें आनी शुरू हो जाती हैं, डस्ट वस्ट हो, तो ऐसे लोगों को चांसेस होते हैं कि उनको एस्थमा हो जाएगा या हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ऐसे सारे लोगों को एस्थमा हो जाए। अगर डॉक्टर हिस्ट्री पूछता है, फैमिली हिस्ट्री हम लोग इसलिए पूछते हैं कि वो ज़ाहिरी बात है जेनेटिक है, मॉरिसी है, तो हमें आसानी होती है कि उसको डायग्नोज करने के लिए आसानी होती है, ठीक है। और इसीलिए हम एलर्जी की भी हिस्ट्री लेते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ये सब चीज़ें आप डॉक्टर को बताएं आपको किस किस चीज़ से एलर्जी हो रही है। अगर आपसे डॉक्टर कह रहा है अगर आपके पास यानी कि मैंने जैसे कि आपको बताया कि जो पेट्स होते हैं, कैट्स या डॉग्स, उनका जो फर है उससे भी एस्थमा ट्रिगर हो सकता है, तो फिर ऐसे लोग जिनमें एस्थमा है उनको नहीं रखने चाहिए पेट्स भाई। या उनके पास तोते हैं या परिंदे हैं, उनके फैदर से हो सकता है, या फिर वॉल टू वॉल कारपेट हैं, डस्ट माइट होते हैं उसमें, उससे हो सकता है। वैसे भी हमारे यहाँ गर्मी होती है तो अब तो फैशन भी नहीं है कारपेट का वॉल टू वॉल, तो कारपेट कम से कम ही होने चाहिए और ठंडे फर्श पे पोछा लगे वही अच्छा है हम लोग के लिए। तो ऐसे लोगों को अप होल्स्टर्ड फर्नीचर भी इतना ज़्यादा नहीं रखना चाहिए कि जिसमें पर्दे भी बहुत वेलवेट के और इस तरह, उससे डस्ट माइट उतने ही ज़्यादा होंगे। दूसरे वेंटिलेशन सही होनी चाहिए, गर्द मतलब निकल ही नहीं पा रही है, अंदर ही है बिल्कुल, तो उस चीज़ का ख्याल कर लें। और बाकी जो है आप बाहर जाते हैं, पॉलन ग्रेन्स हैं, बाग में गए भाई किस चीज़ से हो गया, उसका तो हम कम से कम क्या कर सकते हैं, बाहर जाएंगे तो वो तो होगा एक्सपोजर, उसके लिए हमें पता भी नहीं है। दूसरे अगर ये चीज़ हम डायग्नोज करना चाहें, अब देखें अब अगर आपको हो रहा है सांस, उस वक्त अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर ऑस्कल्टेट करके आपके वो आवाज़ें आ रही होंगी जो एयरवेज के कंस्ट्रिक्ट होने की वजह से आ रही होती हैं, तो डायग्नोज हम क्लिनिकली इस तरह कर लेते हैं। लेकिन हम टेस्ट भी करा सकते हैं, उसका पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होता है, लंग फंक्शन टेस्ट होता है, उससे पता चल जाता है कि रिवर्सिबिलिटी है, क्योंकि रिवर्सिबल होता है ना उस कि अगर आपने इन्हेलर लिया तो वो डायलेट हो जाएंगे ब्रोंकाई, एयर अंदर चली जाएगी, आपको आराम आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ मैं बताना ज़रूरी समझ रही थी, तो इससे फिर बहुत अच्छी तरह आपका या जिसको भी एस्थमा है वो कंट्रोल हो सकता है। तो मेरा ख्याल है आज के लिए इतना काफ़ी है। अब मुझे आप प्लीज़ ऐसा कीजिए, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है कि मैं आपको ये चीज़ें बताऊं, तो आप मुझे गाइड भी कर सकते हैं कि मैं आप किस डिज़ीज़ के बारे में आपको बताऊं, या आप क्या सुनना चाहेंगे कि मैं अवेयरनेस के लिए आपको कौन सी डिज़ीज़ बताऊं। वैसे तो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है कि अब नेक्स्ट मैं क्या करूँगी, लेकिन ये कि अगर आप चाहें तो मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, जो भी आप टॉपिक कहेंगे आप मुझे लिख के भेज दीजिए, मैं उसके ऊपर डिस्कस कर लूँगी, ठीक है। ओके, थैंक यू, खुदा हाफिज़।